Dear students, today we will discuss about wind energy, its site selection, rotor design, types of rotor, power energy versus wind and speed characteristic, and its performance. Now, what is wind energy? अभी तक जितने भी मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब में ज़्यादातर सोर्सेज का जो ओरिजिन है वो सनलाइट है, सोलर लाइट है। तो अगर हम देखें पर आवर 1 घंटे में अर्थ पे जो रिसीव होती है सोलर एनर्जी 1.74 इंटू 10⁻17 वाट्स, इतनी एनर्जी पर आवर अर्थ पे रिसीव होती है। इसमें से बहुत थोड़ा सा ही हम कन्वर्ट कर पाते हैं अपने जो हम यूज कर पाते हैं। तो अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो इसमें से सिर्फ 1 और 2% में हम इसको कन्वर्ट कर पाते हैं। तो विंड एनर्जी है क्या? विंड एनर्जी इट इज कॉज्ड बाय अनइवन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्योंकि कहीं पे ज्यादा गर्म हो जाती है, कहीं पे क्लाउड या ओशन की वजह से कम गर्म हो पाता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस हो जाता है उसकी वजह से विंड का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ सोर्स सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इंड्यूसेस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एयर करंट्स दैट आर अफेक्टेड बाय द अर्थ्स रोटेशन। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सब जब यहाँ बादल है तो उसके नीचे कोल्ड एरिया है और यहाँ बादल नहीं है तो हॉट एरिया है, वार्म एरिया है। तो यहाँ कोल्ड वाले में हाई प्रेशर रीजन होता है, वार्म वाले में लो प्रेशर होता है और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो ये विंड का फॉर्मेशन है ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सनलाइट। अगर हम डे टाइम और नाइट टाइम की बात करें तो सपोज हमारे पास दो एरिया है, एक लैंड एरिया और एक ओशन एरिया। तो लैंड एरिया गर्म भी जल्दी होता है दिन में और ठंडा भी जल्दी होता है रात में। ओशन एरिया जो है ओशन वो जल्दी से गर्म भी नहीं होता और जल्दी से ठंडा भी नहीं होता। तो डे टाइम की अगर हम बात करें तो डे टाइम में ये लैंड वार्मर है और ओशन कोल्डर है, जिसकी वजह से कोल्ड से वार्म की तरफ को यानी ओशन से लैंड की तरफ को विंड चलेगी। तो ये विंड फॉर्मेशन डे टाइम है। नाउ फॉर नाइट टाइम लैंड एरिया कूल हो गया बट वार्म, अभी ओशन वार्म ही है क्योंकि इतनी जल्दी गर्म भी नहीं होता और इतनी जल्दी ठंडा भी नहीं होता। तो अब जो विंड चलेगी वो कूल एरिया यानी लैंड एरिया से ओशन की तरफ वो फॉर्मेशन विंड का होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, ये बहुत पहले से यूज होती आ रही है विंड एनर्जी। अगर हम बात करें 4000 बिफोर क्राइस्ट, ये इजिप्टियंस यूज्ड विंड पावर टू सेल बोट इन नील रिवर। यानी कि जैसे हम जानते भी हैं कि नदियों में जो नाव पे कपड़ा बांध करके विंड को यूज करके हम नाव चलाया करते थे। बहुत पहले से ये इसका यूज है विंड एनर्जी का। और 10th सेंचुरी में ईरान यूज्ड विंड मिल्स टू ग्राइंड द ग्रेन। उसके बाद में फिर कॉमर्शियली ये डेवलप होने लगे, विंड पावर प्लांट आने लगे, उसके बाद विंड मिल्स आने लगे और फिर जनरेटर्स। और 1974 में नासा ने एक विंड जनरेटर 100 किलोवाट कैपेसिटी का बना दिया और फाइनली 2.5 मेगावाट का जनरेटर यूएस ने 1987 में बनाया। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ विंड एनर्जी। नाउ विंडमिल it is a device which is used to convert kinetic energy of the wind to rotational motion। मीन्स जो उधर से विंड की एनर्जी आ रही है, इसका फंक्शन विंड मिल का ये है कि उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके उससे हमें मोशन में एक शाफ्ट को मूव करा देना है रोटेशनल मोशन में, जिसकी वजह से फिर उससे हम कनेक्ट कर देंगे जनरेटर और जनरेटर इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जब ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री विंड ऑन टर्बाइन रोटर द विंड ट्रांसफर्स पार्ट ऑफ द एनर्जी इनटू रोटर एंड स्पीड ऑफ द विंड रिड्यूसेस। जैसे ही विंड टर्बाइन पे इंटरेक्ट होगी तो अपनी सारी एनर्जी को वो ट्रांसफर कर देगी और उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये फंक्शन है विंड मिल का, जो ट्रांसफर करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू रोटेशनल एनर्जी ऑफ द shaft, which is again converted to electricity by using generator. This is the working principle. You can see this is A for rotor,
B means these are the 3 blades, and C means shaft, D means gearbox, G means generator. दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल कि जब जो है वो विंड इधर से यानी विंड जो है वो विंड फ्लो इधर से होगा, तो वो उस विंड के एक्शन से टरबाइन्स के ब्लेड और रोटर वो उसका मोमेंट होगा, और मोमेंट होने के बाद ये जो सी शैफ्ट है वो शैफ्ट मूव करने लगेगी। एक आगे गियर बॉक्स यूज करते हैं। गियर बॉक्स का फंक्शन ये है कि वो आरपीएम बढ़ा देता है। मींस कि अगर हमारे पास ये एक शैफ्ट है जो लो स्पीड पे है, तो यहाँ पे कुछ गियर्स होंगे जिसका फंक्शन ये होगा कि ये इस शैफ्ट से पावर ट्रांसफर दूसरी शैफ्ट पे कर देगा, जिसकी स्पीड बढ़ा देगा वो। तो ये फंक्शन होता है गियर बॉक्स का कि वो आरपीएम कंट्रोल और आरपीएम इंक्रीमेंट कर देता है, क्योंकि हमें जो अगली शाफ्ट है वो जो जनरेटर को जा रही है उसकी स्पीड हमारी हाई होगी, तो उस जनरेटर से फिर हम आगे यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे। तो ये सिंपली वर्किंग प्रिंसिपल है। 1 मीन्स इनफ्लो ऑफ द विंड, 2 मीन्स मूवमेंट ऑफ द रोटर एंड ब्लेड, एंड 3 मीन्स द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग द शाफ्ट बिफोर गियर बॉक्स एंड आफ्टर गियर बॉक्स। नाउ द साइट सिलेक्शन, कहाँ हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, किस जगह पर हमें अपने विंड फार्म्स लगाने हैं, ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने डिसाइड सही जगह नहीं किया और ऐसी जगह पे हमने लगा दिया तो फिर हमें मींस वो फायदा नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर WECS मींस विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम आर बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल एनवायरमेंट एंड अदर कंसिडरेशन। First of all, we have to select the site where the speed of the wind is from 5-6 meter per second to 25 or 30 meter per second, because the power generation from the wind is proportional to cube of the wind velocity, means P proportional to V cube. तो जितना ज्यादा विंड वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा हमारा जनरेटर पावर जनरेट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी साइट ऐसी जगह सेलेक्ट करना रहे जिससे हमें पावर स्पीड ज्यादा मिले विंड की, जिसकी वजह से पावर भी हमें ज्यादा मिलेगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि हमें ऐसी जगह सेलेक्ट करना है जहां पे ऑब्स्टेकल ना मिले, यानी कि फॉरेस्ट ना हो जिसमें से ट्रीज ना हो, या इंडस्ट्रियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया ना हो जिसकी वजह से एयर में टर्बुलेंस हो या ऑब्स्टेकल हो। तो ऐसी जगह पे हमें सेलेक्ट करना है। इसलिए कहते हैं कि हम जो है वो इंस्टॉलेशन 3 किलोमीटर बाहर रहे, जो भी स्ट्रक्चर्स आ रही हैं वो हमारे जनरेशन से 3 किलोमीटर बाहर रहे। इसके अलावा हमें जो बेस्ट लोकेशन है वो हमारे पास फ्लैट ओपन एरियाज हैं, डेजर्ट है, सीज है, शोर्स एंड ऑफ शोर्स साइट हैं, क्योंकि इनमें जो है वो ज्यादा एनर्जी अवेलेबल, विंड स्पीड ज्यादा होती है। और अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया में जो कोस्टल एरिया है लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, तो ये ऐसे स्टेट हैं जहां पे विंड स्पीड हमें ज्यादा मिलती है, इसीलिए वहां पर भी ज्यादा पावर प्लांट्स अवेलेबल है। तो यू कैन सी द डायग्राम, दिस डायग्राम, इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में नहीं है और इसके अंदर हमें यानी फुल स्पीड जो आ रही है वो यहाँ से हमें मिल रही है, और उसके बाद में टरबाइंस को कोई भी टर्बुलेंस नहीं मिल रहा। बट जो अगर हम सेकंड डायग्राम और थर्ड डायग्राम में देखेंगे कि ऐसी जगह अगर हमने टरबाइंस लगा दी अपने विंड मिल्स, तो ये एयर का ट्रबल यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ऑब्स्टेकल है, जिसकी वजह से हमें रिक्वायर्ड डेटा नहीं मिल पाएगा। ऐसी नीचे तीसरे डायग्राम में अगर कोई हाउस है, कोई बिल्डिंग है जिसकी वजह से एयर वापस आगे बैक हो जा रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए हम इतनी सफिशिएंट डिस्टेंस रखते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग है तो वो एटलीस्ट 10 टाइम्स द हाइट ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो हमारी है उससे ज्यादा ये गैप होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने विंड मिल्स को, विंड टर्बाइंस को कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं ताकि हमें कम से कम हिंड्रेंस, कम से कम ऑब्स्टेकल मिले। इसके बाद ग्राउंड सरफेस शुड हैव हाई सॉइल स्ट्रेंथ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन। ऑब्वियसली if small trees or vegetation exist as at a particular location, then it would need to increase the height of tower. अगर कहीं पे कोई ऑब्स्टेकल आ गया है तो हमें हाइट बढ़ाना पड़ेगा, और डेट मीन्स कि हमारा इनडायरेक्टली कॉस्ट ही बढ़ेगा। इसलिए हमें ऐसी जगह पे सेलेक्ट करना है जहां पे ऐसी चीजें ना पाई जाए। The minimum wind speed at the selected site must be higher than 3.5 to 4.5 meter per second, which is a lower limit.
यानी हमें ऐसी जगह सेलेक्ट करना है जहां पे इतनी स्पीड तो हमें मिलती ही हो कम से कम अराउंड 3-4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इससे कम पे हमारा टरबाइन आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। नाउ द विंड पावर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यू कैन सी द डायग्राम, दिस इज द रोटर ब्लेड and from here to here it is the diameter. These are 3 blades here. This is the tower height, this is the foundation, and this is the hub. Hub means the central part from where 3 blades are connected. This is called hub, this point. तो ये hub height, ये tower है, ये foundation है, and the area of this you can see here, this is the rotor swept area, जिसमें blades move करते हैं जिस एरिया के अंदर, तो वो पूरे एरिया को हम रोटर स्वेप्ट एरिया कहते हैं। तो अगर हम पावर की बात करें, द फॉर्मूला ऑफ द पावर फ्रॉम विंड इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू ए इंटू वी क्यूब, वेयर रो इज द एयर डेंसिटी, ए इज द स्वेप्ट रोटर एरिया, दिस वन, दिस इज द रोटर स्वेप्ट एरिया, V is the wind speed, and the swept area A is equal to pi r square, which is also depending upon the radius. Suppose अगर हमें रेडियस को डबल करना है तो एरिया हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा और पावर भी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर एरिया को हाफ कर देंगे मीन्स रेडियस को हाफ कर देंगे तो एरिया 1/4 हो जाएगा और पावर भी हमारी 1/4 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड के डबल करने से पावर 8 टाइम्स हो जाती है। This is the wind power versus wind speed characteristic. You can see the graph here. Before 3.5 meter per second, the power generated from the wind generation is 0. Means this is the cut in speed. Cut in speed means it is the wind speed at which the turbine output begins. इससे पहले पावर 0 रहेगी। तो हमें ऐसी जगह सेलेक्ट करना होता है जहां पे 3.5 मीटर पर सेकेंड से हमारा स्पीड ज्यादा हो। तो इससे पहले पावर हमारी 0 है। उसके बाद जैसे जैसे स्पीड बढ़नी शुरू हुई तो पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल है और क्यूब के हिसाब से बढ़नी शुरू होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे अब रेटेड पावर है, मींस इस स्पीड के बाद में अब आउटपुट पावर जो है वो रेटेड हो जाएगा, यानी जिसके लिए जनरेटर को डिजाइन किया गया है उस पावर पे हमें आउटपुट मिलेगी। बट इस स्पीड को बोलते हैं हम रेटेड स्पीड। एक स्पीड ऐसी भी आती है कुछ देर बाद कि अगर उससे ज्यादा होने लगे तो हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे टरबाइन्स को, हमारे विंड को प्रॉब्लम है, ज्यादा स्पीड पे हमें नहीं जनरेट कराना है, तो डेट स्पीड इज कॉल्ड कट आउट स्पीड, वेयर द टरबाइन स्टॉप द जनरेटिंग पावर अराउंड 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, वट एवर इट विल बी। नाउ दिस इज द एरोडायनेमिक्स ऑपरेशन ऑफ विंड टरबाइन। जैसे प्लेन के अंदर होता है, वो जो प्लेन्स के ब्लेड होते हैं एरो ब्लेड्स, उसके फंक्शन पे ही ये भी वर्क करता है कि इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एयरफॉइल, एयरफॉइल इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ विंड टरबाइन ब्लेड्स, दिस वन, कि जहां पर कोई भी विंड आएगी तो जिस एरिया पे वो अटैक करेगी ब्लेड्स के, उसको हम बोलते हैं एयरफॉइल। इसके बाद 2 डेफिनेशन है। लिफ्ट, यहाँ पे एक लिफ्ट वर्ड यूज होगा, एक ड्रैग वर्ड यूज होगा। लिफ्ट मीन्स the pressure difference between top and bottom surface of blade result in a force called aerodynamic lift that cause airfoil to rise. क्या मतलब है इसका? जैसे ही कोई एयर विंड फ्लो यहां से आया और टरबाइन के ब्लेड्स पे अटैक किया, तो अब कुछ विंड ऊपर से गुजर जाएगी, रिमेनिंग नीचे से गुजर जाएगी। तो इतने एरिया को इसने यानी इतने एरिया से इसका इंटरेक्शन हुआ विंड का, तो अब ऊपर ब्लेड के ऊपर साइड और ब्लेड के नीचे साइड में कुछ प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा। उसी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एक फोर्स लगेगा उस पे, जिसको हम बोलते हैं लिफ्ट फोर्स, और उसी लिफ्ट की वजह से वो ब्लेड मूव करना शुरू कर देता है। तो ये एक डिफरेंस है, यानी प्रेशर के डिफरेंस से इस ब्लेड जो है लिफ्ट फोर्स की वजह से रोटेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो ब्लेड है उसके ऊपर और नीचे से एयर पास हो रही है, विंड पास हो रही है, और उसके पासिस की वजह से ही प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है, और इसी वजह से हमारा ब्लेड मूव करना शुरू कर देता है। एक दूसरा फोर्स है ड्रैग फोर्स। ये परपेंडिकुलर होता है लिफ्ट फोर्स के, बट ये एक प्रॉब्लम करता है, इससे स्पीड कम भी हो सकती है और ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, क्योंकि ये लिफ्ट फोर्स तो घुमाने की कोशिश करता है और ड्रैग फोर्स इसको खींचने की कोशिश करता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसके अंदर।
Now the classification of wind turbines. If you classify the wind turbines, these are of three types. First is small, which is around 10 kilowatt or less. It is used in homes, wind farms, remote applications for water pumping application like telecom sites, etc. Next is intermediate, which is from 10 kilowatt to 250 kilowatt. The use of this type of wind plants is in village power, hybrid system, and distributed power. Third is large power plants, means which is used for commercial and for utility purpose and grid connected system also. So the use of this type of plant is central station wind farms and distributed power. If you classify based on the alignment, there are two types of rotor, horizontal axis wind turbine and vertical axis wind turbine. This will be discussed in our next lecture.